page number of 151, there is a line given for cytokine barrier. This is virus infected cell secrete protein called interferon which protect non-infected cells from further viral infection. देखिए बच्चों, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी की सेल पर अटैक करता है, यह वायरस जैसे ही हमारी सेल पर अटैक करता है, यह सेल होस्ट सेल की तरह काम करती है। जब यह वायरस अंदर आता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल से मर्ज कर देता है। अब इसे हम वायरस इन्फेक्टेड सेल कह रहे हैं। दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होकर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बाद, प्रोसेस के बाद एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। यह इंटरफेरॉन इस वायरस इन्फेक्टेड सेल से बाहर आता है और नियर बाय सेल में जाकर के वहां प्रेजेंट इंटरफेरॉन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। यह इंटरफेरॉन रिसेप्टर से जैसे ही इंटरफेरॉन बाइंड होगा, नियर बाय सेल को स्टिमुलस मिलता है और ये एक नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसे TIP यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन कहते हैं। यह ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करता है? जब कोई वायरस इस सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये TIP प्रोटीन वायरस को अपने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर से रोक देगा, जिससे नए प्रोजेनी वायरस का निर्माण या सिंथेसिस नहीं होगा और अदर जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये फर्दर इन्फेक्शन से बच जाएंगी। मतलब जो इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल को रोक रहा है वो इस सेल की बात नहीं हो रही, बल्कि अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल की बात हो रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पेज नंबर 151 पर एक लाइन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, द T cell themselves do not secrete antibody but help B cell produce them। देखो बच्चों, हम जैसा जानते हैं कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बी सेल करती हैं, पर कुछ केसेस के अंदर जब हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो टी हेल्पर सेल्स कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन करती हैं। ये केमिकल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पेज नंबर 152 पर एक टॉपिक दिया हुआ है जो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के नाम से दिया हुआ है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है? इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसे दो तरीके से गेन किया जा सकता है, या तो एक्टिवली बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जब हमारी बॉडी में एंटीजन आए, या फिर हमारी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी डाली जाए। जब हमारी बॉडी में एंटीजन आने पर एंटीबॉडी बन रही है, इसे हम वैक्सीन के द्वारा कर सकते हैं, और जब बनी बनाई एंटीबॉडी को बॉडी में डाला जा रहा है, यह प्रोसेस हम एंटी सीरम के द्वारा कर सकते हैं। इसका मतलब वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 153 पर आते हैं तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलता है ऑटो इम्यूनिटी। इस टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुनिए ना। जिस लाइन को हमने अंडरलाइन किया हुआ है उसकी अगर बात करें, वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। वन, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Next, most of the experimental immunology deals with this aspect. 2, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks the self cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वही है कि कोरोलरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, कोरोलरी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरीज। तो इसके अंदर दिया हुआ है टू कोरोलरीज, यानी टू कॉन्सेप्ट या टू थ्योरीज को समझाया हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यानी वन जो दिया हुआ है उसका मतलब जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास एक पावर होता है
डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी उनका इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। जब भी रेस्पॉन्स होगा हमेशा नॉन सेल्फ के लिए होगा, कभी भी सेल्फ के लिए नहीं होगा। 2 यानी सेकेंड कोरोलरी की अगर हम बात करें तो ये है कभी कभी अननोन रीजन की वजह से, यानी ऐसे रीजन जो कि अननोन है उसकी वजह से इस पावर का लॉस हो जाता है और इम्यून सिस्टम सेल्फ को ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर में होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और कम से कम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको याद रखना है, उसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें ऑटो एंटीबॉडी साइनोविल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। एनसीईआरटी 12th में जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन वहां पे आपको मिलती है। वो लाइन है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा माइक्रो एनवायरमेंट्स पर। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए ना। देखिए टी लिम्फोसाइट एक सेल है, इस सेल के फॉर्मेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंडीशंस है उसको हमने माइक्रो एनवायरमेंट बोला। क्यों? ये उसका एनवायरमेंट है, छोटे लेवल पे है तो माइक्रो एनवायरमेंट है ना। तो इतना याद रखिए, टी लिम्फोसाइट के लिए इनिशियल जो माइक्रो एनवायरमेंट मिलता है वो बोन मैरो में मिलता है और बाद में जो माइक्रो एनवायरमेंट मिलता है वो हमें थाइमस में मिलता है। अब ये क्या डिनोट करता है उसको समझिए। टी लिम्फोसाइट की शुरुआत होती है लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल से, उनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। एक बार उनका ओरिजिन अगर हो गया तो ओरिजिन के बाद वो माइग्रेट होके थाइमस के पास जाते हैं, वहां पर उसका मैच्योरेशन होता है। तो इतना याद रखिए, टी लिम्फोसाइट के लिए इनिशियल माइक्रो एनवायरमेंट मिलेगा बोन मैरो में और बाद में माइक्रो एनवायरमेंट कौन देगा? थाइमस। इसी के साथ एक और चीज आप लोग याद रखिए, अगर टी लिम्फोसाइट की जगह बी लिम्फोसाइट वर्ड यूज होता है तो इतना याद रखिए, बी लिम्फोसाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो की जरूरत है, वहां पर थाइमस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 155 पर आते हैं तो एचआईवी के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, दैट इज पैथोजेनेसिटी ऑफ एचआईवी। इसका मतलब है एचआईवी जब होस्ट सेल में एंटर होता है तो किस तरीके से उस सेल को इन्फेक्ट करता है और किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करता है ना। सबसे पहली बात, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपकी बॉडी का टी हेल्पर या मैक्रोफेज है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेट्रोवायरस, ये है एचआईवी। अब एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो एचआईवी है वो होस्ट सेल में एंटर होता है। जब वो होस्ट सेल में एंटर हुआ तो उसका जेनेटिक मटेरियल साथ में उसके एंजाइम सेल में एंटर होते हैं ना। इतना याद रखिए, रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको एचआईवी अपने साथ लेकर आता है। अब यहाँ पर डीएनए बन चुका है, पहले वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसको डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया गया। फाइनली जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए से आकर जुड़ जाता है, यानी वायरल डीएनए होस्ट डीएनए से इनकॉर्पोरेट हुआ, मतलब जुड़ गया। अब होगा क्या, जो वायरस डीएनए हमारे डीएनए के साथ आकर जुड़ा वो हमारी मशीनरी को यूज करेगा, हमारे एंजाइम को यूज करेगा, उसकी मदद से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और न्यू वायरल पार्टिकल्स बनना स्टार्ट होंगे। जितने भी न्यू वायरल पार्टिकल्स बने वो हमारे सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर आते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म टी हेल्पर में भी होगा और मैक्रोफेज में भी होगा ना। इतना याद रखिए, जो टी हेल्पर होता है उसका रीजनरेशन पावर पुअर होता है, तो खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, तो टी हेल्पर हो जाता है डिस्ट्रॉय। तो समय के साथ टी हेल्पर की कमी होती जाती है और पर्सन में साइन सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। मगर जो मैक्रोफेज होता है उसका रीजनरेशन पावर बहुत हाई होता है, तो मैक्रोफेज खुद को रिपेयर कर लेता है। तो इतना याद रखिए, मैक्रोफेज ने खुद को रिपेयर कर लिया मगर अभी भी एचआईवी कंटिन्यूअस उससे बाहर आते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैक्रोफेज के लिए टर्म यूज होता है एचआईवी फैक्ट्री, यानी एक ऐसा सेल जो हमारी बॉडी में एचआईवी का फॉर्मेशन करता है और पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, नोट की फॉर्म में आपको मिलेगी। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो इतना याद रखिए, ये जो लाइन है ये मैक्रोफेज के लिए यूज हुई है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड तो हुए मगर वो सर्वाइव करते हैं और कंटिन्यूअस वायरस वहां से बाहर निकलते रहते हैं। जब आप एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पेज नंबर 156 पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है, वो हम पढ़ते हैं ना। मोर ओवर
HIV infection more often spreads due to conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently. अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं ना. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कॉमन कोल्ड का आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक है. कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन का खुद का कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है, फिर भी उसको ये बीमारी हो सकती है. कैसे? मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए, वहां पे किसी पर्सन ने स्नीजिंग किया या कफिंग किया, ठीक है. ड्रॉपलेट बाहर आई, तो या तो आप ड्रॉपलेट को डायरेक्ट इनहेल कर सकते हैं या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं. तो कॉमन कोल्ड आपके कॉन्शियस बिहेवियर से हो जरूरी नहीं है. मगर एड्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर केस में ये पर्सन के कॉन्शियस बिहेवियर से ही होता है. कैसे? पर्सन ने जानबूझकर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या फिर उस पर्सन ने नीडल की मदद से ड्रग्स लिया. तो ऐसा बिहेवियर जो पर्सन जानबूझ के करता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न. तो याद रखिए HIV ज्यादातर केस में कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से होता है. मगर इंपॉर्टेंट बात यह है हर HIV इन्फेक्शन कॉन्शियस बिहेवियर से हो जरूरी नहीं है. मान लीजिए कोई लेडी HIV पॉजिटिव है और प्रेग्नेंट है, जो बच्चा होगा अगर वो HIV पॉजिटिव हुआ तो बच्चे की खुद की कोई गलती नहीं है, यानी उसका कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है. नेक्स्ट लाइन की अगर बात करें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज राइटली बीन सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. इसकी अगर बात करें तो सुनिएगा ना. मान लीजिए डॉक्टर्स की एक टीम है, उसने लोगों को समझाया कि आपको इन चीजों से दूर रहना है तो आपको HIV इन्फेक्शन नहीं होगा. ज्यादातर लोगों ने डॉक्टर्स की बात मानी, मगर एक पर्सन ने उन सारी बातों को इग्नोर किया. तो अगर पर्सन उन बातों को इग्नोर करेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानबूझ के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी वजह से उसको HIV इन्फेक्शन होगा, एड्स होगा, और अगर एड्स हो गया तो डेथ होना श्योर है. तो इस लाइन में यही मेंशन है अगर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करोगे, उन चीजों के कांटेक्ट में आओगे तो डेथ हो जाएगी. इसलिए इग्नोर मत करो और डेथ होने से बचाया जा सकता है. जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में NCERT का पेज नंबर 158 पढ़ते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की जो लास्ट लाइंस है हम उनको डिस्कस करेंगे ना. लाइंस में आपको मिलेगा ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम. देयरफॉर द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन which activate their immune system and help in destroying the tumor. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, बॉडी के नॉर्मल सेल में जब जीन में म्यूटेशन होता है तो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है. ऐसा देखा गया है कि हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली इन ट्यूमर सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आसानी से ट्यूमर इम्यून सिस्टम द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाता है. इस केस में यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम अल्फा इंटरफेरॉन पर्सन को देते हैं तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इस केस में इम्यून सिस्टम ट्यूमर को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है. अब हमें जिस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर. इसको समझिए. अल्फा इंटरफेरॉन ने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इसका मतलब इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को मॉडिफाई किया, और बॉडी के लिए वर्ड यूज होता है बायो. तो याद रखिएगा अल्फा इंटरफेरॉन के लिए जो टर्म यूज होगी दैट इज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर. NCERT में जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पेज नंबर 162 देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिलती है. आज हम उसको डिस्कस करते हैं. सुनिए, यहाँ पर एथलीट्स के बारे में बताया गया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ इलीगल ड्रग्स को लेते हैं. तो एक बार लाइन को रीड करते हैं. दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क and promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. हमें यहाँ पर 3 वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है और तीनों का यूज समझना है. सबसे पहले आता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन किलर. नार्कोटिक मतलब किसी ना किसी ड्रग से रिलेटेड है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओपियोइड, और उसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा है मॉर्फिन. कभी कभी एथलीट्स को जो पेन होता है उससे उन्हें सडन रिलीफ की जरूरत पड़ती है, यानी वो चाहते हैं कि तुरंत उनको पेन से रिलीफ मिले ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को जारी रख सके. तो ऐसे केस में कभी कभी वो ओपियोइड्स का यूज करते हैं. ये इलीगल है, मगर आपको याद रखना है नार्कोटिक एनाल्जेसिक पेन किलर की तरह यूज किए जाते हैं. सेकेंड वर्ड दिया है एनाबॉलिक स्टेरॉइड. एनाबॉलिक स्टेरॉइड के अंदर टेस्टोस्टेरोन या उससे रिलेटेड हार्मोन्स आते हैं. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टेरॉइड नेचर के हैं, साथ ही साथ एनाबॉलिक है, यानी मस्कुलर ग्रोथ में
अग्रेसिवनेस में, स्टेमिना को बढ़ाने में यूज होते हैं। तीसरा जो वर्ड यूज हुआ है वो है डायूरेटिक। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बॉक्सिंग का कोई मैच है 61 किलो कैटेगरी का, किसी पर्सन का कल मैच है और आज उसका जो वेट है 61 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऐसे केस में पर्सन डायूरेटिक यूज करता है। डायूरेटिक से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन होता है, पर्सन का वेट रिड्यूस होता है और वो उस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो याद रखिए जो तीनों वर्ड यूज हुए, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और डायूरेटिक, इनका क्या यूज है हमने डिस्कस किया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पेज नंबर 162 पर एनसीईआरटी के अंदर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में एक लाइन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, इन मेल्स इट इंक्लूड एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। बच्चों, इसमें जो बेसिकली दो वर्ड्स हैं, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। होता यह है कि जब एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बाहर से एनाबॉलिक स्टीरॉयड जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह लेने लगते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कुछ लंबे समय तक ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेने के साथ ही बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है उनकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। साथ ही बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन भी कम होने लगता है। कुछ समय बाद जब यह आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर दिया जाता है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उनका काउंट कम होने लगता है, साथ ही साथ टेस्टिकल की साइज भी रिड्यूस होने लगती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी के साथ बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर पैशनेट प्रिपरेशन, कीप calm and stay motivated. You are sure to succeed. Team Ellen is always with you for your bright future. Thanks. Dear student, as your NEET exam has been rescheduled, so now Ellen welcomes you in Rapid Revision Classes RRC Extension Program. Earlier, Ellen provided you online RRC in the topic of human health and disease. Now, Ellen is with you for some of the important question of NEET of previous years. Our question is, which of the following viruses is not transferred through semen of an infected male? So, which of the following viruses is not transferred through semen, means through sexual contact? So here we can see that the disease which spread through sexual contact are: number 1, HIV virus, so human immunodeficiency virus, which can cause AIDS. Number 2, Ebola virus, so Ebola also spreads through sexual contact. And number 3, hepatitis B virus. So hepatitis B virus is DNA virus and it can spread through body fluid as well as sexual contact. So all these diseases can spread through sexual contact or body fluids. And now our option is number 1, human immunodeficiency virus, so it can spread through semen. Chikungunya virus spread through mosquitoes, and the mosquito is Aedes mosquito. So it is a vector-borne disease spread through mosquito bite. And Ebola virus can spread through semen. Hepatitis B also spread from semen, but
chikungunya spread through mosquito bites. So option second is our answer. डिजीज के चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 67 आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 67 को मैं रीड कर रहा हूं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले हम जाने एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। बच्चों, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन 14 to 16 वीक जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उस प्रेग्नेंट फीमेल से हम थ्रू इंजेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और इस एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स अवेलेबल होती हैं जिनके क्रोमोसोम की स्टडी से हम फीटस में किसी भी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फीटल सेल्स में सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं जिससे फीटल सेक्स का भी पता लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें पहला ऑप्शन, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। ये ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किया कि 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसका एनालिसिस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज, इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यह ऑप्शन भी करेक्ट है। जैसा हमने अभी बात की कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें फीटल सेल्स अवेलेबल होती हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं और उनकी स्टडी से हम फीटल सेक्स का पता लगा सकते हैं। Number 3 is, it can be used for detection of Down syndrome. That is also correct. जो डाउन सिंड्रोम है यह एक जेनेटिक एरर है जो क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी से होता है और एमनियोटिक फ्लूइड के स्टडी से हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। द नंबर फोर्थ ऑप्शन इज, it can be used for detection of cleft palate. बच्चों, cleft palate क्या होता है? cleft palate जो हमारे माउथ का अपर पैलेट है, इस अपर पैलेट में फरो या खांच बनने को हम cleft palate कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल को स्टडी करते हैं जिसमें हम जेनेटिक एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर क्लेफ्ट पैलेट एक साइन है जो फीटल डेवलपमेंट के बाद ही हमें पता लगता है। इस क्लेफ्ट पैलेट को हम सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं, परंतु हम यहां स्टडी एमनियोटिक फ्लूइड की कर रहे हैं और एमनियोटिक फ्लूइड में यह साइन हमें डिटेक्ट नहीं होता। मतलब हम इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीटली करेक्ट हैं। फोर्थ इज इनकरेक्ट। Our question is, which of the following statements is not true for cancer cell in relation to mutation? मतलब हमको क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। अब देखिए अपन यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर अगर ध्यान दें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। तो अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएंगे प्रोटोऑन्कोजीन में तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन। तो फिर ये बन जाएगा ऑन्कोजीन और जो ऑन्कोजीन होगा वो रैपिड सेल डिवीजन करवाएगा और अगर रैपिड सेल डिवीजन हो गया तो उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो अपना क्या निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। इसके बाद अपन देखते हैं म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं कि भाई टीलोमरेज क्या है। तो जो टीलोमरेज एंजाइम है वो टीलोमियर्स की
का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये टीलोमियर्स है, तो ये जो है ये टीलोमियर्स है, और जो टीलोमरेज है वो एंजाइम इनका फॉर्मेशन करवाती है। सेल डिवीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो टीलोमियर जो है वो शॉर्ट होते हुए चले जाते हैं, और टीलोमियर शॉर्ट होते हुए चले जाते हैं तो लास्ट में सेल डिवीजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब जो कैंसर में क्या होता है कि जो म्यूटेशन है वो टीलोमरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन कैंसर म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। तो फिर रैपिड सेल डिवीजन होगा, और रैपिड सेल डिवीजन की वजह से कैंसर के चांसेस होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, तो सेल डिवीजन को फिर आगे कंट्रोल करने का काम करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर इनएक्टिव हो गया तो उसकी वजह से भी जो है सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। तो अगर टीलोमरेज का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो फिर टीलोमियर जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे और सेल डिवीजन रुक जाएगा। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अपना क्या निकल रहा है, ये इनकरेक्ट निकल रहा है। और अपने से क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब जो अपना आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4th। Our question is, which of the following is not an autoimmune disease? Our options are, first is psoriasis, second is rheumatoid arthritis, third is Alzheimer disease, and fourth is vitiligo। अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके दिया है सोरियासिस, देखिए सोरियासिस में जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है वो ऑटो एंटीबॉडी बनती है हमारी स्किन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बनेगी, स्किन के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर छोटी छोटी पैप्यूल्स बनती हैं, और जब वो पैप्यूल रप्चर हो जाती है तो ड्राई होने के बाद में वहां पर स्किन के अंदर पर्पल पैचेस बन जाते हैं। तो ये होती है आपकी सोरियासिस। इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी, आपकी स्किन के अगेंस्ट। जो सेकंड डिजीज, सेकंड ऑप्शन आपके दिया है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है वो ऑटो एंटीबॉडी बनती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। जो जॉइंट्स में होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ यहाँ पर मिलेगा आपको पेन। तो इन्फ्लामेशन एंड पेन दोनों चीजें आपको इसमें मिलेगी। ये होता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आपके दिया है विटिलिगो, तो विटिलिगो में जो ऑटो एंटीबॉडी बनेगी वो ऑटो एंटीबॉडी बनती है हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनिन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। तो जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं वही डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। नतीजा क्या होगा, इसमें पेशेंट की जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर हाइपो पिगमेंटेड पैचेस बनने लग जाते हैं। मतलब सफेद दाग बनने लगेंगे स्किन के ऊपर, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बनने लगेंगे। इसके बाद बात आती है, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है अल्जाइमर डिजीज। अब देखें आप, ये जो अल्जाइमर डिजीज आपके दी है, अल्जाइमर डिजीज जनरली एजिंग के साथ होने वाली प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। होता क्या है इसमें, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे ब्रेन में आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा होगा, एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है ब्रेन में, और जब एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होने लगता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ मेमोरी लॉस होने लगता है। इसको हम सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं, जो एज के साथ होने वाला मेमोरी लॉस होता है। समझ में आ रही है बात को। तो यहां पर आपने देखा कि जो सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और विटिलिगो है, ये तीनों तो कैसी डिजीज होगी, ऑटो इम्यून डिजीज, बिकॉज इनके अंदर क्या बन रही थी, ऑटो एंटीबॉडी। सोरियासिस में बनी
स्किन के अगेंस्ट आपने देखा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बनी किसके अगेंस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, और विटिलिगो में किसके अगेंस्ट बनी, मेलेनोसाइट्स के अगेंस्ट। लेकिन आपने थर्ड ऑप्शन जो देखा अल्जाइमर डिजीज, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट नहीं बन रही है, ये एज के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज थर्ड, अल्जाइमर डिजीज। थैंक्स। डियर स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे मोटिवेटेड। टीम एलन is always with you. Thanks.